Okay everyone, so let us continue. गुड मॉर्निंग. लाइव क्लास में पता नहीं क्यों आज कनेक्शन ही नहीं हो रहा था बराबर ठीक से, तो ठीक है कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो में सुन लो. जो भी क्वेरीज रहेगी मेरे को भेज देना. तो अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन ने ये पढ़ा था कि डाइजेशन इन माउथ हो गया. ठीक है, डाइजेशन इन माउथ में क्या हुआ कि दो चीजें हुई. एक तो सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन हुआ और किसी का नहीं हुआ. सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन हुआ है और किसी का भी नहीं हुआ है. प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड्स का, लिपिड्स का, किसी का भी डाइजेशन नहीं हुआ है. सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन हुआ है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा स्टार्च का डाइजेशन हो गया. स्टार्च भी अभी भी बचा है, इसलिए पैंक्रियाटिक अमाइलेज भी अलग से रहेगा. ठीक है. फिर डाइजेशन इन स्टमक में अपन ने क्या देखा था. डाइजेशन इन स्टमक में अपन ने देखा कि पेप्सिन और रेनिन के कारण अगेन सेम चीज, सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है. ठीक है, सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूरा प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया. थोड़ा प्रोटीन अभी भी बचा है, इसलिए पैंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन विच आर ऑल्सो प्रोटीएजेस भी प्रेजेंट रहेंगे. ठीक है, ये कंसेप्ट एकदम क्लियर है. माउथ में सिर्फ स्टार्च का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूरा स्टार्च डाइजेस्ट हो गया. स्टार्च अभी भी बाकी है. और स्टमक में सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया. प्रोटीन अभी भी बाकी है. ठीक है, तो अभी लिपिड्स तो पूरे ही बाकी है. वो थोड़ा सा जो स्टमक में डाइजेशन हुआ, क्योंकि थोड़ा सा लाइपेज स्टमक में रिलीज होता है ना, इसको तो अपन कंसिडर नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिकल पर्पस के लिए. छोड़ो उसको, मारो गोली, क्योंकि बहुत ही कम अमाउंट रहता है. तो अपन सेफली बोल सकते हैं कि लिपिड्स अभी भी पूरे तरीके से अनडाइजेस्टेड है और न्यूक्लिक एसिड्स भी अभी भी पूरे तरीके से अनडाइजेस्टेड है. न्यूक्लिक एसिड्स को तो मतलब धक्का भी नहीं लगाया अब तक. ठीक है, तो इस सब चीजों का डाइजेशन अभी कहां पर होगा, इंटेस्टाइन में होगा. इन सब चीजों का डाइजेशन इंटेस्टाइन में होगा. बराबर. तो कल अपन ने टॉपिक देखा था, मैंने कल पढ़ाते वक्त डाइजेशन इन इंटेस्टाइन ऐसा टॉपिक लिखा था. लेकिन जब मैंने तुमको फोटो निकाल के भेजा नोट्स का, तो मैंने उसको चेंज कर दिया. मैंने उसको कर दिया डाइजेशन बाय इंटेस्टाइनल जूस. ठीक है, क्योंकि इंटेस्टाइन में डाइजेशन मतलब डाइजेशन इन इंटेस्टाइन अगर बोला, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, डाइजेशन इन इंटेस्टाइन अगर बोला तो इंटेस्टाइन में डाइजेशन इंटेस्टाइनल जूस के कारण भी होता है और पैंक्रियाटिक जूस के कारण भी होता है ना. तो अपने को वो नहीं चाहिए था. अपने को चाहिए था इंटेस्टाइनल जूस किस चीज को डाइजेस्ट करता है और पैंक्रियाटिक जूस किस चीज को डाइजेस्ट करता है. तो अपने को पता चला, कल मैंने तुमको बताया था कि पैंक्रियाटिक जूस जो है वो बड़े लेवल का डाइजेशन करता है. मतलब पैंक्रियाटिक जूस में तुमको क्या क्या मिलेगा, तो पैंक्रियाटिक जूस में तुमको अमाइलेज मिलेगा, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, न्यूक्लिएज मिलेगा जो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेगा, प्रोटीएजेस मिलेंगे जैसे ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो प्रोटीन्स को तोड़ेंगे, और लाइपेज मिलेगा जो लिपिड्स को तोड़ेगा. ठीक है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज का जो लाइपेज रहता है उस क्या बोल रहा हूं मैं, पैंक्रियाटिक जूस का जो लाइपेज रहता है उसको स्टिप्सिन बोलते हैं. स्टिप्सिन. जैसे सलाइवरी अमाइलेज को टाइलिन बोलते हैं, PTYALIN, PTYALIN, टाइलिन जैसा बोलते हैं, वैसा पैंक्रियाटिक लाइपेज को स्टिप्सिन बोलते हैं, STEAPSIN, STEAPSIN, स्टिप्सिन बोलते हैं. ठीक है, तो बड़े लेवल का जो डाइजेशन है मतलब पॉलीमर्स को ऑलिगोमर्स में कन्वर्ट करने वाला जो डाइजेशन है वो पैंक्रियाटिक जूस के बदौलत होता है. वो पैंक्रियाटिक जूस के बदौलत होता है. और छोटे लेवल का जो डाइजेशन है मतलब ऑलिगोमर्स को पॉलीमर्स में डिवाइड करना, ऑलिगोमर्स को ऑलिगोमर्स को मोनोमर्स में तोड़ना, ये जो छोटे लेवल का डाइजेशन है ये इंटेस्टाइनल जूस से होता है.
ठीक है, याद रखना बहुत आसान है, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटा, तो छोटे लेवल का डाइजेशन। तो अब एक चीज एकदम अपने को स्ट्रांगली ध्यान में रखनी है। कौन सी चीज अपने को स्ट्रांगली ध्यान में रखनी है कि इंटेस्टाइनल जूस रहे या पैंक्रियाटिक जूस रहे, जूस कोई भी रहे, डाइजेशन होने वाला इंटेस्टाइन में ही है। इंटेस्टाइनल जूस तो ऑब्वियसली इंटेस्टाइन में ही सीक्रेट होगा। पैंक्रियाटिक जूस भी जो पैंक्रियास सीक्रेट करेगा वो डक्ट्स के थ्रू आने वाला इंटेस्टाइन में ही है, वो आने वाला इंटेस्टाइन में ही है। तो डाइजेशन इंटेस्टाइन में ही होगा। इसीलिए मैंने यहां पर टॉपिक को चेंज किया तुमको जब मैंने नोट्स भेजे तब। ध्यान से देखेंगे स्क्रीन की तरफ, डाइजेशन बाय इंटेस्टाइनल जूस कर दिया, डाइजेशन इन इंटेस्टाइन को चेंज करके, क्योंकि डाइजेशन इन इंटेस्टाइन में पैंक्रियास का भी रोल आएगा और इंटेस्टाइनल जूस का भी रोल आएगा। पर जब इंटेस्टाइनल जूस है ही तो अलग से पैंक्रियास से जूस क्यों आ रहा है? उसका रीजन ये है कि पैंक्रियास बड़े लेवल के एंजाइम सीक्रेट करता है, पॉलीमर्स को ऑलिगोमर्स में कन्वर्ट करने वाले, वेयर एज इंटेस्टाइन छोटे लेवल के एंजाइम्स रिलीज करता है, ऑलिगोमर्स को मोनोमर्स में कन्वर्ट करने वाले। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यही तक मैंने कल बस तुमको बताया था, ये बेसिक कंसेप्ट बस बताई थी कि पैंक्रियास बड़े लेवल का काम करता है और इंटेस्टाइन छोटे लेवल का काम करता है। अब अपन एक्चुअल डाइजेशन इन इंटेस्टाइन आज पढ़ेंगे। देखो आज का अपना टॉपिक क्या है, डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। तो डाइजेशन इन इंटेस्टाइन जो है वो ऐसा मत समझो कि सिर्फ इंटेस्टाइनल जूस के कारण होगा। पैंक्रियाटिक जूस का डाइजेशन भी, मतलब पैंक्रियाटिक जूस भी अल्टीमेटली रिलीज करने वाला इंटेस्टाइन में ही है सब कुछ। ठीक है, तो यहां पर आएगी स्टेप वन। स्टेप वन आएगा पैंक्रियाटिक जूस, क्योंकि शुरुआत तो पैंक्रियाटिक जूस ही करेगा ना ऑब्वियसली। पहले तो बड़े को मीडियम में तोड़ना पड़ेगा, मतलब पॉलीमर्स को ऑलिगोमर्स में तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आएगा पैंक्रियाटिक जूस। अब पैंक्रियाज कैसे सिक्रीशन करता है, तो सपोज ऐसा इंटेस्टाइन है, ऐसा इंटेस्टाइन का एक पोर्शन है सपोज, ठीक है, ये हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पैंक्रियास जो रहता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहता है, पत्ती के समान, ऐसा पैंक्रियास रहता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सिर्फ उतना पोर्शन बनाया जिसके बाजू में पैंक्रियास रहता है। पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं है ये, पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन तो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ये मैंने सिर्फ क्या बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, भरोसा तो है नहीं मेरे को तुम लोगों पे, लिख ही देता हूं। पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ये है पैंक्रियास, ये है पैंक्रियास। ठीक है, तो पैंक्रियाटिक जूस डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन में आएगा। पैंक्रियाटिक जूस डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन में आएगा। उस डक्ट का नाम क्या है? तो उस डक्ट का नाम रहता है डक्ट ऑफ विरसंग। ठीक है, मैं अभी पूरा स्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूं पैंक्रियास का, उसका रीजन क्या है समझेगा। बट पैंक्रियास अभी फिलहाल के लिए जो बोला वो लिख देता हूं, सीक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस थ्रू डक्ट। अभी डक्ट का नाम भी नहीं लिखता हूं, ठीक है, थ्रू डक्ट। तो वो क्या हो गया, पैंक्रियास का एक्सोक्राइन पोर्शन हो गया, मतलब एक्सोक्राइन एक्टिविटी हो गई। एक्सोक्राइन मतलब जो डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन रिलीज करते हैं, और एंडोक्राइन मतलब जो सीधा ब्लड में रिलीज कर देते हैं। जो सीधा ब्लड में रिलीज करते हैं वो एंडोक्राइन, और जो डक्ट के थ्रू रिलीज करते हैं वो एक्सोक्राइन। जो सीधा ब्लड में रिलीज करते हैं वो एंडोक्राइन, और जो डक्ट के थ्रू रिलीज करते हैं वो एक्सोक्राइन। ठीक है, तो पैंक्रियास सीक्रेट करता है पैंक्रियाटिक जूस थ्रू डक्ट। अब पहले अपन पैंक्रियाटिक जूस का क्या स्टेटस है वो देख लेते हैं।
पैंक्रियाटिक जूस में क्या है, तो पैंक्रियास बड़े लेवल का डाइजेशन करता है, पैंक्रियास बड़े लेवल का डाइजेशन करता है ना। तो बड़े लेवल का डाइजेशन मतलब पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, बड़े लेवल की चीजें प्रेजेंट रहेगी। बड़े लेवल की चीजें मतलब सलाइवरी अमाइलेज, सॉरी, मतलब पैंक्रियाटिक अमाइलेज जो स्टार्च को तोड़ेगा माल्टोज में, माल्टोज को मेल्टेज तोड़ेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में, वो अलग चीज है। वो छोटे लेवल का डाइजेशन हो गया। समझ रहे हैं तुमको, बड़ा लेवल छोटा लेवल है ना। वही कल जो बिल्डिंग का या पेड़ का एग्जाम्पल दिया था, किसी भी चीज को अपने को अगर तोड़ना है तो पहले उसका पूरा बड़े लेवल का पूरा ढांचा ही गिराना पड़ेगा, पर उसके बाद भी छोटी मोटी दीवारें, छोटे मोटे पिलर, ये सब तो बचा हुआ रहेगा ही उस टूटे हुए घर में, है ना। पूरा एकदम क्लियर कट ऐसा ग्राउंड तैयार नहीं होगा, छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स रहेंगे ही बचे हुए। उनको फर्दर तोड़ने के लिए तुमको हैमर और नेल लेकर ही आना पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे करके उनको तोड़ना पड़ेगा उन चीजों को, ठीक है। तो पैंक्रियाटिक अमाइलेज बड़े लेवल की चीज हो गई जो स्टार्च को मेल्टोज में कन्वर्ट करेगा। फिर उसके बाद रहेगा पैंक्रियाटिक लाइपेज। पैंक्रियाटिक लाइपेज का नाम है स्टिप्सिन। ये भी बड़े लेवल की चीज हो गई, है ना। सीधा वैसे लिपिड कोई पॉलीमर नहीं है, तुमको पता है, बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा है, लेकिन वही बेसिक। सबसे पहले तो कुछ ना कुछ तो लिपिड को तोड़ने के लिए लगेगा, तो सबसे पहले लाइपेज आएगा, बड़े लेवल की चीज हो गई। फिर न्यूक्लियेज, जो न्यूक्लिक एसिड्स को तोड़ेगा इनटू ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, बराबर है। और उसके बाद अपने पास रहेंगे प्रोटीएज। तो अपने पास प्रोटीएजेस कौन से है, देखो मैंने प्रोटीएजेस लिखा है क्योंकि अपने पास 2 प्रोटीएजेस है। कौन से, तो ट्रिप्सिन अगर बोलोगे तो गलत हो जाएगा, ट्रिप्सिनोजेन। और अगर काइमोट्रिप्सिन बोलोगे तो भी गलत हो जाएगा, इट शुड बी काइमोट्रिप्सिनोजेन। ट्रिप्सिनोजेन एंड काइमोट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन एंड काइमोट्रिप्सिनोजेन। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये है बड़े बड़े लेवल के एंजाइम्स, पॉलीमर्स को ऑलिगोमर्स में तोड़ने वाले। पॉलीमर्स आर नॉट डायरेक्टली ब्रोकन डाउन इनटू मोनोमर्स, ध्यान रखना। सलाइवरी अमाइलेज में भी अमाइलोज मतलब स्टार्च डायरेक्टली ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता है, वो मेल्टोज में कन्वर्ट होता है। फिर मेल्टोज इंटेस्टाइन में जाके 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो ये प्रोटीएजेस भी प्रोटीन्स को डायरेक्टली अमीनो एसिड्स में नहीं तोड़ते हैं। प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू ऑलिगोपेप्टाइड्स फर्स्ट, देन दोज ऑलिगोपेप्टाइड्स आर फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स। न्यूक्लियस भी न्यूक्लिक एसिड्स को डायरेक्टली अलग अलग सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स में नहीं तोड़ते हैं, ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ते हैं। देन दोज ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स आर फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू क्या बोलते हैं अपन उसको, सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स, इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी सब तो ठीक है, बाकी सबका तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये तो पैंक्रियाटिक जूस का काम है। इंटेस्टाइनल जूस जो है स्टेप 2, इंटेस्टाइनल जूस मतलब सक्कस एंटेरिकस। इंटेस्टाइनल जूस की दिक्कत क्या है कि इंटेस्टाइनल जूस तब तक कुछ काम ही नहीं कर सकता जब तक पैंक्रियाटिक जूस उसको ऑलिगोमर्स बनाकर नहीं देता। पर कोई बात नहीं है, इंटेस्टाइनल जूस इसने बनाए हुए ऑलिगोमर्स को मोनोमर्स में कन्वर्ट करेगा। लेकिन इंटेस्टाइनल जूस में कल के क्लास में बताया था एक और इम्पॉर्टेंट चीज रहती है, एंटेरोकाइनेज। नाम में ही लिखा हुआ है, एंटेरो मतलब इंटेस्टाइन का एडजेक्टिव, तो ये इंटेस्टाइन से आएगा और काइनेज एक्टिविटी करेगा। और ये अपन ने पहले भी देखा हुआ है कि काइनेज एक्टिविटी के कारण एंजाइम्स
एक्टिवेट या इनएक्टिवेट होते हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे रहते हैं जिनके ऊपर अगर फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल ऐड किया तो वो एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे रहते हैं जिनके ऊपर फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल ऐड किया तो वो एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं। अलग अलग एंजाइम्स का अलग अलग फंडा है, ठीक है। जैसे अपना वो है प्रोथ्रोम्बिनेज, वो फॉस्फोरिक एसिड ऐड करने के बाद एक्टिवेट हो जाता है सर्कुलेशन में क्लॉटिंग के पाथवे वाला। इसलिए प्लेटलेट्स जो थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज करते हैं, वो थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर देता है उसके ऊपर, प्रोथ्रोम्बिनेज के ऊपर, तो प्रोथ्रोम्बिनेज एक्टिवेट हो जाता है। तो प्रोथ्रोम्बिनेज एक्टिवेट हो जाता है, इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव बन जाता है, समझे, ठीक है। इसलिए थ्रोम्बोकाइनेज इज द फर्स्ट स्टेप इन द स्टेप्स ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। नहीं याद आ रहा होगा तो सर्कुलेशन में देख लेना जो अपन ने पढ़ा हुआ है। तो वैसा ही ये भी एंटेरोकाइनेज है, ठीक है। लाइपेज और न्यूक्लियस तो ऑलरेडी एक्टिव है, उनका टेंशन नहीं है, और अमाइलेज भी, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस ऑलरेडी एक्टिव है। लेकिन प्रोटीएजेस जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में आए हुए हैं, ट्रिप्सिनोजेन एंड काइमोट्रिप्सिनोजेन के फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में नहीं आए हुए हैं, है ना। यही प्रॉब्लम स्टमक में भी था। पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन इनएक्टिव फॉर्म में आ रहे थे। ऐसा क्यों इवोल्यूशन ने इवॉल्व किया होगा चीजों को इस प्रकार से इवॉल्व करने का रीजन ये है क्योंकि 90% ऑफ आवर बॉडी, मतलब बॉडी के जो टिश्यूज है, सेल्स है, पार्ट्स है, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स तो अमीनो एसिड्स है। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। स्टमक की लाइनिंग भी प्रोटीन से बनी हुई है, इंटेस्टाइन की लाइनिंग में भी बहुत ज्यादा प्रोटीन है। अगर ये एक्टिव फॉर्म में रहे तो स्टमक के प्रोटीन्स, वो स्टमक के एंजाइम्स स्टमक को ही डाइजेस्ट कर देंगे, स्टमक की वॉल को। ये जो प्रोटीएजेस है, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ये पैंक्रियास के पार्ट्स को ही डाइजेस्ट कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए उनको इनएक्टिव रखा जाता है। जब उनको राइबोसोम्स तैयार करते हैं, मतलब स्टमक के जो सेल्स है वो जब पेप्सिन या रेनिन तैयार करते हैं तब वो इनएक्टिव फॉर्म में तैयार करते हैं, पेप्सिनोजेन या प्रोरेनिन के फॉर्म में तैयार करते हैं। और पैंक्रियास की सेल्स भी जब ये इनको तैयार करती है, राइबोसोम्स, पैंक्रियास के सेल्स के साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स है वो जब इनको तैयार करते हैं ट्रिप्सिनोजेन और काइमोट्रिप्सिनोजेन को, तो वही जेन के फॉर्म में, झाइमोजेन के फॉर्म में, इनएक्टिव एंजाइम के फॉर्म में तैयार करते हैं, ठीक है। उसका रीजन सिंपल है एकदम, कि वो जो ऑर्गन्स है उनकी वॉल ही खुद डाइजेस्ट नहीं हो जानी चाहिए। तो ये तो सही है, लेकिन उनको एक्टिवेट भी तो करना पड़ेगा। तो इनको एक्टिवेट कौन करता है? तो स्टमक में जो पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन है उनको एक्टिवेट करने का काम तो कंसंट्रेटेड HCl करता है। पर यहां पर पैंक्रियास के जूस में जो ट्रिप्सिनोजेन और काइमोट्रिप्सिनोजेन है, इनको एक्टिवेट करने का काम सक्कस एंटेरिकस, इंटेस्टाइनल जूस में जो एंटेरोकाइनेज है वो करता है ना। ये मैंने कल भी बताया था तुमको। एंटेरोकाइनेज क्या करता है? इट एक्टिवेट्स काइमोट्रिप्सिनोजेन या काइमोट्रिप्सिन ही लिख देता हूं, एक्टिवेट्स लिख दिया है तो, एंड ट्रिप्सिन। मतलब काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में और ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में और ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन तैयार हो गए। अब ये ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन ऑल्सो फर्दर कन्वर्ट्स
chymotrypsinogen to chymotrypsin and trypsinogen molecules to trypsin। तो ट्रिप्सिन भी ये एक्टिविटी करता है। तो इस पोर्शन को अपन बोलेंगे ऑटो कैटेलिसिस, कि खुद का कैटेलिसिस कर रहा है, खुद के भाई बंधुओं को एक्टिवेट कर रहा है, खुद के भाई बंधुओं को एक्टिवेट कर रहा है। बराबर है ना। एंटेरोकाइनेज ने तो काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया ही, देख लो इधर स्क्रीन की तरफ। एंटेरोकाइनेज ने तो ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया ही। अब ये जो ट्रिप्सिन बना, ये ट्रिप्सिन फर्दर आगे और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं ना, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल थोड़ी आता है। वो फर्दर ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में और काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। उसमें से ट्रिप्सिन खुद जो ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है, इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे ऑटो कैटेलिसिस। ऑटो मतलब सेल्फ, खुद के ही बाकी मॉलिक्यूल्स को, मतलब खुद के ही टाइप के उसी कंपाउंड के बाकी मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करता है वो ही खुद, इसलिए ऑटो। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, अभी न्यूक्लियेजेस तो एक्टिवेटेड ही थे, प्रोटीएजेस इनएक्टिव थे, उनको एक्टिवेट कर दिया गया। अमाइलेज तो एक्टिवेटेड ही था। तो अभी स्टार्च का, प्रोटीन का और न्यूक्लिक एसिड्स का डाइजेशन तो धड़ाधड़ चालू हो जाएगा, है ना। बराबर है, ठीक है। अब क्या होगा, नाउ स्टार्च, ठीक है, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स का डाइजेशन विल बी डाइजेस्टेड धड़ाधड़, है ना। इनमें तो कोई टेंशन नहीं है। इसमें मैंने लिपिड का नाम क्यों नहीं लिखा, बट लिपिड्स हैव अ प्रॉब्लम। लिपिड्स का क्या प्रॉब्लम है तो ध्यान से सुनेंगे, लिपिड्स का क्या प्रॉब्लम है ध्यान से सुनेंगे। बट लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक, ये अपने को पता है, अपन ने बायोमॉलिक्यूल्स काय को 10वीं में ही पढ़ा हुआ है, बायोमॉलिक्यूल्स की भी जरूरत नहीं है इस इंफॉर्मेशन के लिए, बराबर है। एंड द लाइपेजेस बोले तो लिपिड्स को डाइजेस्ट करने वाले पैंक्रियाटिक लाइपेजेस, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, स्टिप्सिन, आर डिजॉल्व्ड इन वाटर। पैंक्रियाटिक जूस तुमको क्या लगता है क्या है, पैंक्रियाटिक जूस का सॉल्वेंट क्या है, तो ऑब्वियसली वाटर है भाई, ऑब्वियसली वाटर है। बॉडी में हर चीज का सॉल्वेंट वाटर ही तो रहता है ना बायोलॉजिकल सिस्टम में। तो लिपिड्स और लाइपेजेस कभी एक दूसरे के आमने सामने ही नहीं आएंगे। इस रीजन से क्या होगा कि लिपिड्स एंड लाइपेजेस कभी एक दूसरे के सामने ही नहीं आएंगे, कभी एक दूसरे के कांटेक्ट में ही नहीं आएंगे। लिपिड्स हाइड्रोफोबिक और लाइपेजेस वाटर में डिसॉल्व हो क्या है। तो अगर लिपिड्स और लाइपेजेस एक दूसरे के कांटेक्ट में ही नहीं आएंगे तो मेरे को बताओ लाइपेजेस लिपिड का डाइजेशन करेंगे कैसे, नहीं कर पाएंगे लाइपेजेस लिपिड का डाइजेशन। इसके लिए अपने को क्या लगेगा, इसके लिए अपने को क्या लगेगा, फॉर दिस एन इमल्सिफाइंग एजेंट इज नीडेड। इमल्सिफाइंग एजेंट मतलब क्या, जो लिपिड्स को इमल्सिफाई करेगा। इमल्सिफाई करना मतलब क्या, तो लिपिड्स को छोटे छोटे मिसेल्स में कन्वर्ट करना ताकि उनका सरफेस एरिया बढ़े। मिसेल्स मतलब क्या, MICELLES नहीं बताऊंगा क्योंकि सेल बायोलॉजी में सेल मेम्ब्रेन पढ़ाते वक्त तो बताया ही था और तुमने 10th में भी पढ़ा हुआ है। इमल्सिफाइंग एजेंट, डिटर्जेंट्स, सोप, ये सब तुमने 10th में पढ़ा हुआ है। डिटर्जेंट्स आर नथिंग बट इमल्सिफाइंग एजेंट्स। डिटर्जेंट कोई
साबुन के कंपनी का नाम नहीं है, उन्होंने रखा हुआ नाम नहीं है, डिटर्जेंट ये एक साइंटिफिक टर्म है, केमिस्ट्री की टर्म है। डिटर्जेंट्स आर व्हाट? दे आर इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या है? जो बड़े बड़े लिपिड के मॉलिक्यूल्स उनको छोटे छोटे मिसेल्स में कन्वर्ट करता है। छोटे छोटे मिसेल्स में कन्वर्ट होने के कारण क्या होता है? साइज जितना छोटा, सरफेस एरिया उतना ज्यादा एक्सपोज होता है। तो फिर लाइपेजेस जो है उनको चांस मिलता है कि वो लिपिड्स को डाइजेस्ट कर पाए। लाइपेजेस को चांस मिलता है कि वो लिपिड्स को डाइजेस्ट कर सके, लिपिड्स को डाइजेस्ट कर पाए। ये चांस लाइपेजेस को मिलता है। समझ में आ रहा है? तो एक इमल्सिफाइंग एजेंट की अपने को जरूरत है। ये जो प्रॉब्लम हो गया लिपिड्स और लाइपेजेस वाला, इसके लिए अपने को क्या जरूरत है? इमल्सिफाइंग एजेंट की जरूरत है। कौन है ये इमल्सिफाइंग एजेंट? सच अ डिटर्जेंट इज बाइल, जो कहां से आता है? लीवर से आता है ना? तो ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से समझो, स्लो पढ़ा रहा हूं जानबूझकर। डाइजेशन इन इंटेस्टाइन अपना टॉपिक है। डाइजेशन इन इंटेस्टाइन अपना टॉपिक है, लेकिन डाइजेशन इन इंटेस्टाइन सिर्फ और सिर्फ इंटेस्टाइनल जूस से नहीं होता है। डाइजेशन होने के लिए अपने को पैंक्रियाटिक जूस भी कंपलसरी है, क्योंकि बिना पैंक्रियाटिक जूस के बड़े लेवल का ही डाइजेशन नहीं होगा। इंटेस्टाइनल जूस में क्या रहता है? देखो कल बताया हुआ है मैंने, कल के क्लास में। इंटेस्टाइनल जूस में क्या रहता है? तो इंटेस्टाइनल जूस में रहता है मेल्टेज, लैक्टेज, इन्वर्टेज मतलब सुक्रेज, ऑलिगोपेप्टाइडेज, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेजेस, ये सब चीजें रहती है। अरे पर मेल्टेज को एक्टिविटी करने के लिए पहले मेल्टोज तो मिलना चाहिए। स्टार्च रहेगा तो मेल्टेज उसके ऊपर क्या एक्टिविटी दिखाएगा? पहले प्रोटीन्स को ऑलिगोपेप्टाइड्स में तो टूटना चाहिए, तब तो ऑलिगोपेप्टाइडेजेस एक्टिविटी दिखाएंगे ना। तुम मेरे को सही में बताओ, सही में लॉजिकली बताओ, ऐसे हैमर और नेल लेकर पूरा घर तोड़ सकते हैं क्या? एक मजदूर को लगा दिया कि, या 3-4 मजदूरों को लगा दिया कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसको हैमर और नेल लेकर तोड़ो। तोड़ सकते हैं, ऑब्वियसली तोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें कितना समय जाएगा, टाइम वेस्ट। इसलिए अपन क्या करते हैं? बुलडोजर लाते हैं, पूरी बिल्डिंग धड़ से एक साथ गिरा देते हैं। पूरी बिल्डिंग धड़ से एक साथ गिरा देने के बाद भी अपना काम नहीं हुआ है। बहुत सारे पार्ट्स, ग्राउंड फ्लोर की छोटी छोटी दीवारें, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे जो दीवारें हैं उनका थोड़ा थोड़ा पोर्शन अभी भी बचा हुआ है। पूरा ईच एंड एवरी ब्रिक गिर ही नहीं सकती, कैसा भी बुलडोजर लाओ, कुछ भी कर लो। और फिर वो छोटे छोटे लेवल की जो चीजें हैं उसके लिए बुलडोजर कुछ कर भी नहीं सकता। वो मलबे में पूरा अंदर घुस घुस के जहां पर थोड़े बहुत पिलर्स बचे हैं, थोड़ी बहुत दीवारें बची है, उसके लिए फिर मजदूर ही लगेंगे जो हैमर और नेल लेकर उसको तोड़ेंगे ठोक ठोक के। समझ में आ रहा है ना? तो ऑब्वियसली दोनों लेवल की चीजें अपने को जरूरी है। इंटेस्टाइनल जूस में तो सिर्फ छोटे लेवल की चीजें हैं। तो डाइजेशन इन इंटेस्टाइन अगर अपन कर रहे हैं और अपन ने बोला कि पैंक्रियास का कोई पार्ट एंटर नहीं करेगा हमारे अंदर और लीवर का भी कोई चीज एंटर नहीं करेगी हमारे अंदर, तो ऐसा नहीं चलता भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं चलता है। ऐसे झगड़ा नहीं कर सकते। इंटेस्टाइन में अगर डाइजेशन करना है तो इंटेस्टाइनल जूस तो लगेगा ही, उसके अलावा पैंक्रियाटिक जूस भी लगेगा और लीवर से आने वाला बाइल भी लगेगा। उसके बिना इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं हो सकता। अकेला इंटेस्टाइन खुद के सक्कस इंट्रिकस के दम पे उछल नहीं सकता कि मेरे पास है सक्कस इंट्रिकस, चल निकल, मेरे को नहीं चाहिए तेरी जरूरत, मेरे को नहीं है तेरी जरूरत, ऐसा नहीं बोल सकता वो पैंक्रियाज और लीवर को। इस चीज को समझो तुम लोग। कैसे करेगा वो अकेले? तुम बोलोगे सर स्टार्च का तो डाइजेशन हो चुका है माउथ में, पूरा नहीं हुआ है ना, स्टार्टिंग में वही तो बोला क्लास के। तुम बोलोगे सर प्रोटीन्स का डाइजेशन हो चुका है स्टमक में, पूरा नहीं हुआ है ना, काफी सारे प्रोटीन्स अभी भी बाकी है, काफी सारे प्रोटीन्स बाकी है अभी भी डाइजेस्ट होने के। माउथ में सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पूरा स्टार्च डाइजेस्ट हो जाता है, थोड़ा स्टार्च बचा है अभी भी। स्टमक में सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पूरा प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया है, थोड़ा प्रोटीन बचा है अभी।
और लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड को तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है। वो सब डाइजेशन कौन करेगा भाई बड़े लेवल का? उसके लिए पैंक्रियास को आना ही पड़ेगा। पैंक्रियाटिक जूस को स्क्रीन की तरफ देखेंगे सब लोग, इंटेस्टाइन में एंट्री मारनी ही पड़ेगी। यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। तो और दूसरी बात, पैंक्रियाटिक जूस आने के बाद भी पैंक्रियाटिक जूस में जो लाइपेज है वो कुछ कर नहीं पा रहा है, लिपिड का कुछ नहीं कर पा रहा है। तो तुम कुछ भी कर लो, तुमको लीवर से बाइल जूस भी मंगाना ही पड़ेगा। मतलब बेसिकली तुम कुछ भी कर लो, इंटेस्टाइन में लीवर और पैंक्रियाज दोनों के सिक्रीशंस को आना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो बेसिकली अपने को इसका मतलब है कि लीवर और पैंक्रियाज की एनाटॉमी भी स्टडी करनी ही पड़ेगी। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स दैट पोर्शन। लीवर एंड पैंक्रियाज की एनाटॉमी स्टडी करते हैं। मैंने तुमको यहाँ पर सिर्फ ये बताया ना कि पैंक्रियाज सीक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस थ्रू डक्ट, बस। डक्ट का नाम क्या है कुछ बताया क्या? नहीं बताया। अभी बता रहे हो ना, चिंता क्यों कर रहे हो? अभी अपन देखते हैं लीवर एंड पैंक्रियाज, लीवर एंड पैंक्रियाज, ठीक है। तो देखो लीवर जो ऑर्गन है वो कैसा है तुमको पता होगा 10th स्टैंडर्ड से ही। लीवर इज ट्रायंगुलर शेप्ड ऑर्गन, ट्रायंगुलर ऑर्गन है, ट्रायंगुलर, ठीक है। इसको मैं ऐसा इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये जो लीवर मैं बना रहा हूं ये लीवर कॉपी में एक्चुअली पीछे है, तो एक्चुअली इट इज नॉट सपोज्ड टू बी सीन। वो दिख नहीं सकता क्योंकि जो इंटेस्टाइन रहेगा वो इसके आगे रहेगा, लेकिन अपने को तो देखना है। और अपन लीवर के अंदर का भी देख रहे हैं। दैट इज वन मोर रीजन कि अपन ने इसको ट्रांसपेरेंट बनाया है, ठीक है। लीवर के अंदर का देख रहे हैं अपन, इसलिए मैंने ऐसा ट्रांसपेरेंट है ये दिखाने के लिए ऐसा डॉटेड लाइन से लीवर बनाया है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या रहता है, एक हेपेटिक डक्ट रहती है राइट साइड से आने वाली। देखो इस तरफ राइट रहेगा, इस तरफ लेफ्ट रहेगा। उसका रीजन क्या है तुमको पता है? क्योंकि ये जो लीवर का स्ट्रक्चर मैं तुमको बता रहा हूं ये मेरे को कैसे पता चला? तो ये मैंने मेरे किताब में पढ़ा। मेरी किताब जिस राइटर ने लिखी है उसको कैसे पता चला? तो जिस साइंटिस्ट ने लीवर का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया उसका रिसर्च पेपर पढ़ के उस किताब लिखने वाले को पता चला, बराबर है। जिसने रिसर्च पेपर लिखा उसको कैसे पता चला लीवर का स्ट्रक्चर क्या है? तो उसने एक डेड बॉडी रखी टेबल पे, डेड बॉडी को काटा, डेड बॉडी रखी टेबल पे, डेड बॉडी को काटा और डेड बॉडी के अंदर जो लीवर था उसका स्टडी किया। तो अब डेड बॉडी अगर मेरे सामने रखी है, इधर डेड बॉडी का मुंह है, इधर डेड बॉडी का मुंह है, इधर डेड बॉडी के पैर है, तो इस तरफ वो डेड बॉडी का और ऊपर की तरफ स्टमक है डेड बॉडी का। तो यार इमेजिन करो ना, उसका उस डेड बॉडी का लेफ्ट ये रहेगा, डेड बॉडी का राइट ये रहेगा, है ना। तो उस बॉडी में अगर लीवर राइट में है तो ऑब्वियसली मेरे भी बॉडी में लीवर राइट में रहेगा, क्योंकि वो भी दूसरा ह्यूमन बीइंग ही है जिसका मैं स्टडी कर रहा हूं, ठीक है। इसलिए अपन डेड बॉडी के रिस्पेक्ट से डिसाइड करेंगे साइड। तो डेड बॉडी के रिस्पेक्ट से इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया, ठीक है। यही चीज राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम के लिए भी सही थी। डेड बॉडी का लेफ्ट अपने को देखना था, डेड बॉडी का राइट अपने को देखना रहता था, बराबर, ठीक है। तो ये राइट हेपेटिक डक्ट है, ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, ये दोनों फ्यूज होके कॉमन हेपेटिक डक्ट बनता है, ठीक है। कॉमन हेपेटिक डक्ट नहीं, कॉमन बाइल डक्ट, सॉरी कॉमन बाइल डक्ट बनता है, ठीक है। अब क्या होता है, एक और ऑर्गन रहता है गॉल ब्लैडर नाम का, एक और गॉल ब्लैडर नाम का ऑर्गन रहता है। वो जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से आने वाला जो डक्ट है, उस गॉल ब्लैडर से आने वाले डक्ट का नाम है सिस्टिक डक्ट। गॉल ब्लैडर से आने वाले डक्ट का नाम है सिस्टिक डक्ट, ठीक है। तो सिस्टिक डक्ट और एक कॉमन बाइल डक्ट फ्यूज हो जाते हैं और फिर वो फ्यूज होने के बाद बनता है कॉमन हेपेटिक डक्ट।
नहीं सॉरी मैंने उल्टा बोला, पहले ही जो बोला था वही सही था। एक्सट्रीमली सॉरी, रुको, क्योंकि बाइल तो बाद में आएगा, बराबर है, बाइल की कहानी बाद में आएगी, सॉरी। देखो ये है राइट साइड, है ना, तो ये हो गया राइट हेपेटिक डक्ट, क्योंकि लीवर से आ रहा है इसलिए ये हो गया राइट हेपेटिक डक्ट। ये हो गया लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक इज द एडजेक्टिव ऑफ लीवर, ठीक है। तुम मेरे को एक कॉमन सेंस बताओ, राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट फ्यूज होकर क्या बनेगा? तो राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट फ्यूज होकर बनेगा कॉमन हेपेटिक डक्ट। राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट फ्यूज होकर बनेगा कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिंपल एकदम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये जो ऑर्गन है, ये ऑर्गन क्या है, लीवर के अंदर नहीं होता है। ये लीवर के अंदर नहीं होता है, ये लीवर के आगे होता है। वो एक्चुअली ऐसा 3 डायमेंशनल बनाना चाहिए था मैंने, पर उतना टैलेंट मेरे में है नहीं स्केचिंग का, इसलिए वो ऐसा दिख रहा है कि वो लीवर के अंदर है। वो लीवर के अंदर नहीं है, लीवर के आगे है वो। ठीक है, ऐसा है, ऐसा ऐसा। क्या नाम है इसका? इसका नाम है गॉल ब्लैडर। इसका नाम है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का जो डक्ट है, गॉल ब्लैडर के डक्ट का नाम क्या है? गॉल ब्लैडर के डक्ट का नाम है सिस्टिक डक्ट। गॉल ब्लैडर के डक्ट का नाम है सिस्टिक डक्ट। देख लो, इतना सिंपल है एकदम। सिंपल है ना? लीवर के अंदर लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, राइट हेपेटिक डक्ट है, ये दोनों फ्यूज होके बन रहा है कॉमन हेपेटिक डक्ट। और गॉल ब्लैडर से आने वाला जो डक्ट है उसका नाम है सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट कॉमन हेपेटिक डक्ट फ्यूज हो गए। सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट फ्यूज हो गए। ठीक है, अब लीवर में से भी बाइल आ रहा है और गॉल ब्लैडर में से भी बाइल आ रहा है। रादर गॉल ब्लैडर में जो बाइल रहता है ना, वो प्रोड्यूस बाय गॉल ब्लैडर नहीं रहता है, वो लीवर ने ही उसको दिया हुआ रहता है। गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस रहता है वो लीवर ने ही उसको दिया रहता है। गॉल ब्लैडर बस उसको कंसंट्रेटेड बनाता है। गॉल ब्लैडर बस उसको कंसंट्रेटेड बनाता है। गॉल ब्लैडर बस उसको कंसंट्रेटेड बनाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो गॉल ब्लैडर से भी बाइल आ रहा है और लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट से भी बाइल आ रहा है। तो लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट फ्यूज होके जो कॉमन हेपेटिक डक्ट बन गया, वो और सिस्टिक डक्ट दोनों फ्यूज होके इधर से भी बाइल आ रहा है, इधर से भी बाइल आ रहा है। तो ये जो कॉमन डक्ट रहेगा, इसको अपन क्या नाम देंगे? इसको अपन नाम देंगे कॉमन बाइल डक्ट। इसको अपन नाम देंगे कॉमन बाइल डक्ट। इसको हम नाम देंगे कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आते हैं पैंक्रियास पे। ध्यान से एकदम सुनेंगे, एकदम ध्यान से सुनेंगे। ये कॉमन बाइल डक्ट आया लीवर से, ये कॉमन बाइल डक्ट आया कहां से? आया लीवर से। ठीक है, इधर ऐसा पैंक्रियाज है लीफ के शेप का, ये है पैंक्रियाज लीफ के शेप का, है ना। पैंक्रियाज में से जो डक्ट आ रहा है, पैंक्रियाज में से जो डक्ट आ रहा है, उस डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ विरसंग।
उस डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ विरसंग। दैट डक्ट इज कॉल्ड एज डक्ट ऑफ विरसंग। ठीक है, ये डक्ट ऑफ विरसंग के साथ कॉमन बाइल डक्ट फ्यूज हो जाता है। ठीक है, डक्ट ऑफ विरसंग के साथ कॉमन बाइल डक्ट फ्यूज होने के बाद ये जो पोर्शन है इसमें पैंक्रियाटिक डक्ट यानी डक्ट ऑफ विरसंग एज वेल एज लीवर से आने वाला कॉमन बाइल डक्ट फ्यूज हो गया है। उसके बाद वाला जो इतना बचा हुआ रीजन है ना, इतने बचे हुए रीजन को क्या बोलते हैं? तो इतने बचे हुए रीजन के लिए दो नाम है। एक तो इसको बोलते हैं एम्प्यूला ऑफ वेटर, एम्प्यूला ऑफ वेटर, वेटर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। या सीधा सीधा नाम उसके लिए रहेगा हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, क्योंकि हेपेटो मतलब लीवर और पैंक्रियाटिक मतलब पैंक्रियास, दोनों के डक्ट फ्यूज हो गए, इसलिए हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट और एम्प्यूला ऑफ वेटर। और फिर ये खुलेगा कहां पर? ये खुलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अरे यार उल्टा बनाया मैंने। ये खुलेगा ऐसा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन है, पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है क्या इतू सा? नहीं, पिछली बार भी अपन ने देखा था। दिस इज व्हाट? दिस इज पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना? ठीक है, तो अब तक अपन ने क्या देखा? अब तक अपन ने क्या देखा कि लीवर जो है, लीवर में एक लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आता है, एक राइट हेपेटिक डक्ट आता है, बाइल को लेकर दोनों फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे को, और फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट तैयार हो जाता है, कॉमन हेपेटिक डक्ट। गॉल ब्लैडर में भी बाइल रहता है, वो बाइल उसको लीवर नहीं दिया रहता है, लेकिन गॉल ब्लैडर को लीवर क्यों देता है बाइल? ताकि गॉल ब्लैडर उसको कंसंट्रेटेड बना सके, इसलिए गॉल ब्लैडर को बाइल दिया जाता है। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर को जो बाइल दिया है वो उसको कंसंट्रेटेड बनाएगा, और गॉल ब्लैडर से बाइल सिस्टिक डक्ट के थ्रू आएगा। गॉल ब्लैडर से बाइल सिस्टिक डक्ट के थ्रू आएगा। ठीक है, अब वो सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे। सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होने के बाद बनेगा कॉमन बाइल डक्ट। एकदम इजी है। ठीक है, अब ये कॉमन बाइल डक्ट जाएगा और किसके साथ फ्यूज हो जाएगा? पैंक्रियाज के डक्ट ऑफ विरसंग के साथ। तो फ्यूज होने के बाद अपन उसको क्या बोलेंगे? अपन उसको बोलेंगे हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, क्योंकि हेपेटिक और पैंक्रियाटिक डक्ट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए हैं, इसलिए हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। क्या सिंपल है। और एम्प्यूला ऑफ वेटर, वेटर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया रहेगा, इसलिए एम्प्यूला ऑफ वेटर। और फिर ये जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहां पर दो स्पिंक्टर्स है, ध्यान से एकदम मेरी बात सुनेंगे। ये है पॉइंट नंबर 1, ये है पॉइंट नंबर 2। ठीक है, पहले ये पोर्शन आ रहा है एनाटॉमी में कि पहले ये पोर्शन आ रहा है? तो ऑब्वियसली ये पहले आ रहा है। पहले ये दोनों फ्यूज होंगे, फिर ये इसको जाके फ्यूज होगा, है ना? तो ओपनिंग ऑफ कॉमन बाइल डक्ट, ध्यान से एकदम मेरी बात सुनेंगे। ओपनिंग ऑफ कॉमन बाइल डक्ट इन डक्ट ऑफ विरसंग, इन डक्ट ऑफ विरसंग is guarded by sphincter of Boyden. It is guarded by sphincter of Boyden. ये यहां पर ऐसा स्पिंक्टर ऑफ बॉयडेन रहेगा, जो कॉमन बाइल डक्ट के
सिक्रीशन को डक्ट ऑफ विर्सुंग में जाने से रेगुलेट करेगा। स्पिंक्टर मसल्स क्या करते हैं मैंने तुमको बताया था, कार्डियक स्पिंक्टर, पाइलोरिक स्पिंक्टर, यूरेथ्रल स्पिंक्टर, एनल स्पिंक्टर, बहुत प्रकार के स्पिंक्टर मसल्स बॉडी में रहते हैं। ठीक है, और दूसरा ओपनिंग ऑफ एम्पुला ऑफ वाटर in the small intestine, opening of ampulla of water in the small intestine is guarded by sphincter of OD, is guided by sphincter of OD। यहां पर स्पिंक्टर ऑफ OD रहेगा, जो लीवर से आने वाले बाइल जूस को और पैंक्रियास से आने वाले पैंक्रियाटिक जूस को इंटेस्टाइन में जाते वक्त रेगुलेट करेगा, इंटेस्टाइन में जाते वक्त रेगुलेट करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मैंने इसको कैसे याद रखा है, अल्फाबेट में पहले बी आता है, बाद में ओ आता है, तो पहले ऑब्वियसली ये पॉइंट आएगा, बाद में ये पॉइंट आएगा। तो स्पिंक्टर ऑफ बॉयडन यहां पर रहेगा, स्पिंक्टर ऑफ ओडी यहां पर रहेगा, सिंपल एकदम। ठीक है, तो इस प्रकार से लीवर से आने वाला बाइल जूस और पैंक्रियास से आने वाला पैंक्रियाटिक जूस, दोनों भी, लीवर से आने वाला बाइल जूस और पैंक्रियास से आने वाला पैंक्रियाटिक जूस, दोनों भी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेंगे। और इंटेस्टाइन में क्रिप्स ऑफ लिबरकन में जो एंटेरिक सेल्स है वो तो इंटेस्टाइनल जूस मतलब सक्कस एंटेरिकस रिलीज कर ही रहे हैं, वो तो चल ही रहा है, वो कौन सा रुक रहा है ना, वो तो चल ही रहा है, वो कौन सा रुक रहा है, दोनों प्रोसेस चल ही रही है साथ में। ठीक है, बात आ रही है समझ में, कंसेप्ट एकदम क्लियर हो रही है। तो अब अपने पास पैंक्रियाटिक जूस भी है, इंटेस्टाइनल जूस भी है और लीवर से आने वाला बाइल भी है। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल जूस में जो एंटेरोकाइनेज है वो पैंक्रियाटिक जूस के ट्रिप्सिनोजेन और काइमोट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट कर देगा, और लीवर से आने वाला जो बाइल जूस है वो लिपिड्स को मिसेल्स में कन्वर्ट करेगा, तो पैंक्रियाटिक जूस का लाइपेज जिसको अपन स्टिप्सिन बोल रहे हैं वो भी लिपिड्स का डाइजेशन भी कर पाएगा, है ना। तो अभी लिपिड्स का भी डाइजेशन हो पाएगा, प्रोटीन्स का भी डाइजेशन हो पाएगा। ठीक है, और न्यूक्लिएजेस और पैंक्रियाटिक अमाइलेज को तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक का भी टेंशन नहीं है और एक्टिवेट इनएक्टिवेट का भी टेंशन नहीं है, वो तो अपना स्टार्च को और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर ही रहा है। अब इस प्रकार से बड़े लेवल का डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, इस प्रकार से बड़े लेवल का डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्च टूट गया मेल्टोज में, न्यूक्लिक एसिड टूट गए ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स में, प्रोटीन्स टूट गए ऑलिगोपेप्टाइड्स में, और लिपिड्स टूट गए मोनो या डाइग्लिसराइड्स में। लिपिड्स ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में रहते हैं ना, ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में रहते हैं ना लिपिड्स, तो वो अभी टूट जाएंगे मोनोग्लिसराइड्स डाइग्लिसराइड्स के फॉर्म में। ठीक है, अब इंटेस्टाइनल जूस अपना पावर दिखाना शुरू करेगा, अब इंटेस्टाइनल जूस का काम में आएगा। देखो डाइजेशन ये सब जो कुछ चल रहा है वो चल इंटेस्टाइन के अंदर ही रहा है, लेकिन अब तक इंटेस्टाइनल जूस के एंटेरोकाइनेज के अलावा दूसरे किसी एंजाइम का रोल नहीं आया है स्टोरी में, क्योंकि अब तक बड़े लेवल का डाइजेशन ही हुआ नहीं था भाई। क्योंकि अब तक बड़े लेवल का डाइजेशन ही हुआ नहीं था, तो वो अभी भी बचा हुआ है। लेकिन अब बड़े लेवल का डाइजेशन हो जाएगा तो इंटेस्टाइनल जूस का काम फिर आएगा। इंटेस्टाइनल जूस में क्या क्या रहता है, ऑलिगोपेप्टाइडेज, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, सिर्फ न्यूक्लियोटाइडेज, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को तोड़ेगा इनटू न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड। फिर न्यूक्लियोसाइडेज जो न्यूक्लियोसाइड को तोड़ेगा इनटू पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। ठीक है,
डाइग्लिसराइडेज, मोनोग्लिसराइडेज। देखो डाइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड कैसे रहेंगे, देखो ग्लिसरॉल रहता है CH2OH CHOH CH2OH, और इसको फैटी एसिड्स अटैच हो जाते हैं तो उसको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। तो ये जो लिपिड्स लाइपेजेस रहते हैं ये इनको मोनोग्लिसराइड, ये मोनोग्लिसराइड हो गया, इसको तोड़ दिया, इसका फैटी एसिड अलग कर दिया, इसका फैटी एसिड अलग कर दिया, ये वाले कार्बन का अभी भी बाकी है तो इसको अपन बोलेंगे मोनोग्लिसराइड। इन इम्पार्शियल डाइजेशन, तो ऐसे कुछ मोनोग्लिसराइड डाइग्लिसराइड अगर बच गए होंगे जिनको पैंक्रियाटिक लाइपेज ने नहीं तोड़ा तो उनके लिए मोनोग्लिसराइडेज डाइग्लिसराइडेज भी स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस में, इंटेस्टाइनल जूस में रहते हैं, सक्कस एंटेरिकस में रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से डाइजेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, बस 50 मिनट हो गए हैं, 51 मिनट्स हो गए टू बी मोर प्रिसाइज, और उसके पहले अपन ने 15 मिनट लाइव क्लास लिया था। हो गया आज का टाइम, मैं ज्यादा नहीं खींचता हूं, बस 2 मिनट एक बार बस एक चीज फिर से सुन लो, प्लीज 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 सुन लो, वीडियो स्विच ऑफ मत करो, बंद मत करो, सुन लो मेरी बात। क्या हो रहा है, इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले पैंक्रियाटिक जूस में, अच्छा पैंक्रियाटिक जूस में NaHCO3 भी रहता है। हाँ, ये मैंने परसों के लाइव क्लास में बताया भी था, किसी ने तो भी मैसेज किया था कि इंटेस्टाइन भी एसिडिक रहता है क्या। हाँ, अथर्व ने बोला था कि स्टमक से जाते वक्त ही वो न्यूट्रल होके जाता है, तब मैंने बोला था कि नहीं, स्टमक से जाते वक्त तो ऑब्वियसली न्यूट्रल नहीं होता है, इंटेस्टाइन में थोड़ा बहुत जो एसिड घुसता है अंदर उसको बाद में न्यूट्रलाइज किया जाता है। बाद में न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, तो पैंक्रियाटिक जूस से NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट जाएगा, ये भी बताया था। तो पैंक्रियाटिक जूस में ये सब एंजाइम्स के अलावा NaHCO3 भी है, NaHCO3 भी है। ठीक है, वो भी लिख देता हूं, एंड NaHCO3। ठीक है, तो ये सब भी है। तो पैंक्रियाज का काम क्या है, एक तो इंटेस्टाइन की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने का विद द हेल्प ऑफ NaHCO3, ये काम बाइल का भी है, बाइल भी एक्टिविटी करता है एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने का। ठीक है, तो बाइल और पैंक्रियाटिक जूस का NaHCO3 ये दोनों ये चीज तो करेंगे ही। उसके अलावा पैंक्रियाटिक जूस में न्यूक्लियजेस रहेंगे जो न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करेंगे, अमाइलेजेस रहेंगे जो स्टार्च का डाइजेशन करेंगे, है ना, एंड एज वेल एज लाइपेजेस एंड प्रोटीएजेस रहेंगे। लेकिन लाइपेजेस एंड प्रोटीएजेस कुछ कर नहीं पाएंगे, क्यों, लाइपेजेस का हाइड्रोफोबिक वाला टेंशन है और प्रोटीएजेस का इनएक्टिव फॉर्म वाला टेंशन है। तो लाइपेजेस का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, तो लीवर से बाइल जूस ला रहे हैं, तो बाइल जूस से एसिडिटी भी न्यूट्रलाइज होती है, उसके साथ साथ लिपिड्स जो है वो मिसेल्स में कन्वर्ट होते हैं, तो लाइपेजेस का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। एक तीर से दो निशान होते हैं। ऊपर से इंटेस्टाइनल जूस में जो एंटेरोकाइनेज है वो क्या करता है, तो जो इनएक्टिव प्रोटीएजेस है उनको एक्टिव प्रोटीएजेस में कन्वर्ट करता है, तो प्रोटीएजेस का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लाइपेजेस का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, प्रोटीएजेस का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अमाइलेज और न्यूक्लियस में तो कोई प्रॉब्लम था भी नहीं, अब चारों का भी प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, चारों भी पूरा फुल्ली फंक्शनल है, धड़ाधड़ तोड़फोड़ करेंगे, डाइजेशन करेंगे। ठीक है, लेकिन इनके डाइजेशन से प्रॉब्लम पूरे तरीके से, मतलब अपना डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इन्होंने अब तक मोनोमर्स तैयार नहीं किए हैं। पैंक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम्स है इन्होंने अब तक मोनोमर्स तैयार नहीं किए हैं। तो मोनोमर्स तैयार करने के लिए फिर अपने पास क्या रहेगा, फिर अपने पास सक्कस एंटेरिकस के बाकी के एंजाइम्स रहेंगे अदर देन एंटेरोकाइनेज। वो क्या करेंगे, सक्कस एंटेरिकस के बाकी के एंजाइम्स, सक्कस एंटेरिकस के बाकी के एंजाइम्स, तो ऑलिगोपेप्टाइड को अमीनो एसिड्स में तोड़ेंगे, ऑलिगोसैकेराइड्स को ग्लूकोज में तोड़ेंगे, ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड में तोड़ेंगे, न्यूक्लियोसाइड्स को पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस में तोड़ेंगे, ऐसा समझे ना। और इस तरीके से पूरा डाइजेशन अभी खत्म हो जाएगा, अल्टीमेटली मोनोमर्स तैयार हो जाएंगे। और फिर इंटेस्टाइन के विलाय के थ्रू ये जो मोनोमर्स है इनका एब्जॉर्प्शन किया जाएगा, इनका एब्जॉर्प्शन फिर किया जाएगा इंटेस्टाइन के विलाय में, और जो अनयूज्ड प्रोडक्ट है, नॉन डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है, वो आगे मूव हो जाएगा इन द लार्ज इंटेस्टाइन।
ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और आगे फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होता है, ये पोर्शन अपना बाकी है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और अभी लिवर एंड पैंक्रियास का टॉपिक निकला ही है, तो लिवर एंड पैंक्रियास को मैं तुमको डिटेल में पढ़ा दूंगा, मतलब अदर देन डाइजेस्टिव सिस्टम वाले फंक्शन उनके, ठीक है, उनकी एनाटॉमी बोलो या उनके बाकी के फंक्शंस बोलो, वो भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि अभी टॉपिक निकला है तो पढ़ा दूंगा। तो अपने को लिवर एंड पैंक्रियास देखने का है, और जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, और अनडाइजेस्टेड फूड का आगे फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर क्या होता है, ये पोर्शन अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एकदम पूरा मतलब लाइव क्लास नहीं है तो मजा ही नहीं आ रही है, मेरे को अभी आदत हो गई 1-2 हफ्ते से, ज़्यादा ही, ऑलमोस्ट अ मंथ हैज़ पास्ट कि अपन लाइव क्लास ले रहे हैं शायद। तो तुम लोग कुछ मैसेज नहीं कर रहे हो, बार बार मेरी नज़र जाती है स्क्रीन की तरफ कि किसी का मैसेज आया है क्या, कुछ डाउट है क्या, फिर ध्यान में आता है कि अरे यार मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। तो बहुत ही बोरिंग लगा मेरे को आज वीडियो रिकॉर्ड करने को, इतने टाइम के बाद रिकॉर्ड किया तो, क्योंकि लाइव क्लास में अपने को ज़्यादा मज़ा आने लग गई थी। तो लाइव क्लास में अगर इतनी मज़ा आने लग गई थी, तो जब एक्चुअल फिजिकल क्लासेस चालू हो जाएंगे और अपन आमने सामने बैठे रहेंगे और बढ़िया डेमोक्रेटिक क्लास होगा, तुम लोग डाउट पूछोगे और मैं डाउट के आंसर भी बता पाऊंगा, तब तो और कितनी मज़ा आएगी, है ना। एंड दैट इज़ गोइंग टू हैपन सून, ऐसा दिख तो रहा है। तो लेकिन बस हमने पीटीएम भी इसी के लिए लिया था। तुम लोगों को भी बता देता हूँ कि फिजिकल क्लासेस चालू होंगे, मज़ा अपन बहुत करेंगे, एब्सोल्युटली नो डाउट इन दैट। लेकिन प्लीज़ बच्चों, सब अपने अपने बैच के हिसाब से एक लेवल पे आ जाओ, है ना। किसी का वो वीडियो चल रहा है, किसी का ये चल रहा है, किसी को ये नहीं आता, किसी को वो नहीं आता, कोई बोल रहा है कि मैं तो अभी फोटोसिंथेसिस ही देख रहा हूँ, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम चालू ही नहीं किया। ऐसा मत करो, क्योंकि तुम लोग जब आओगे लाइव क्लास में तो ऑब्वियसली अपना उस समय जो टॉपिक चलता रहेगा वही मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। उसके वीडियोस अगर तुमने देखे ही नहीं होंगे स्टार्टिंग के, तो तुमको फिर क्या समझ में आएगा, है ना। तो प्लीज़ 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 सब लोग एक लेवल पे आ जाओ। नहीं जम रहा होगा, कोई अगर बहुत ही डीप खाई में फंसा हुआ होगा तो वो मेरे को फ़ोन करो, मैं तुमको गाइड करूंगा कि कैसे वीडियोस ख़त्म करने के हैं, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, 17 तारीख की जो क्यूमुलेटिव है उसके लिए कैसे तैयारी करने का। तो देखो, अब अभी तो क्या है कि अपने पास ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, तो तुम डेली 1-1 या 2-2 चैप्टर के नोट्स मैंने दिए हुए पढ़ सकते हो। मैंने दिए हुए 1-1 2-2 टॉपिक्स के नोट्स पूरे पढ़ सकते हो, उतना समय तुम्हारे पास है, ठीक है। क्योंकि अपने पास मोर देन 15 डेज है, आज की तो 30 ही तारीख है, 17 तारीख को अपनी क्यूमुलेटिव है फुल सिलेबस वाली, ठीक है। तो 18 वगैरह दिन है अपने पास, काफ़ी सारा टाइम है। तो और टॉपिक्स अपने कितने हुए हैं, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड तो आएगा नहीं, अभी मैं लिविंग वर्ल्ड नहीं पूछूंगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम, सेल बायोलॉजी एंड सेल डिवीजन, सेल, चलो अलग अलग पकड़ लेता हूँ, सेल बायोलॉजी, सेल डिवीजन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ टिश्यूज वाला पार्ट, ठीक है। फिर और क्या हुआ है, सर्कुलेशन, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स और रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑब्वियसली तब तक हो जाएगा। उसके बाद एक और टॉपिक भी हो जाएगा, लेकिन उसको मैं 17 तारीख के टेस्ट में नहीं पूछूंगा। तो 10 चैप्टर से अपने पास 18 दिन है अपने पास। अप्रोक्सीमेटली अपन ने अगर अप्रोक्सीमेटली 2 दिन भी लगाया एक चैप्टर को, तो भी अपने पास बहुत समय है। 3-4 घंटे भी अपन ने बायोलॉजी के लिए दिए तो अपन पूरा अच्छे से, मैंने जो भी नोट्स तुमको अब तक लिखवाए हैं वो पूरे नोट्स डिटेल में तुम पढ़ सकते हो। तो अच्छे से डिटेल में नोट्स पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एज वेल एज क्या करो, तो मैंने दी हुई डीपीपीस और एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स तो तुमने लिया हुआ है ही, उसके क्वेश्चंस पूरे रिवाइज कर लो। मेरे को लगता है दैट वुड बी इनफ, ठीक है। और मेरे को लगता है कि 18 दिन में 10 चैप्टर्स की रिवीजन इस तरीके से करना पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन आज पहली क्यूमुलेटिव है ऐसी तुम्हारी, इसलिए तुमको ये मैं करने की परमिशन मतलब क्या तरीका बता रहा हूं, लेकिन दिस इज नॉट द राइट वे। आज सिर्फ 10 चैप्टर्स है, टोटल बायोलॉजी में 40 चैप्टर से 11th-12th मिलाकर। तो नीट के पहले तुम लोग ऐसा नहीं कर सकोगे कि मेरे पूरे नोट्स पढ़े, पूरे एनसीईआरटी और फिंगर टिप्स के पूरे, या फिर शीट के, या फिर डीपीपी के पूरे एमसीक्यू सॉल्व किए। इतना समय नहीं रहेगा तुमको, बाकी भी सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री भी है, तब वैसा नहीं कर पाओगे।
तब क्या करना पड़ेगा तुमको, मैं तुमको पहले भी बताया हूँ बहुत बार, आज फिर से बता रहा हूँ कि 100 पेजेस की एक कॉपी बना लो और उसमें ऐसे पॉइंट्स जिनके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं ऐसे पॉइंट्स लिख लो, ताकि तुम एग्जाम के पहले फटाफट फटाफट वो पॉइंट्स बस रिवाइज कर लोगे। एनसीईआरटी में अंडरलाइन करना सही चीज है लेकिन एनसीईआरटी में बहुत कीचड़ माचड़ हो जाती है 2 साल की एंडिंग तक, ठीक है। और फिर एनसीईआरटी खोलने के बाद वो पढ़ने का मन भी नहीं करता और वो बहुत डरावना लगता है कि बाप रे इतनी पूरी एनसीईआरटी में कैसे रिवाइज करूंगा, और इधर उधर नजर जाती है, फिर ये भी पढ़ लेता हूँ वो भी पढ़ लेता हूँ। कॉपी में तुम अच्छे से सिर्फ वो एनसीईआरटी के अंडरलाइन लाइंस को बस कॉपी में अलग से लिख लोगे ना, एक 100 पेजेस की कॉपी में हर एक चैप्टर के, तो बस उतने वो लाइंस फटाफट फटाफट पढ़ लिया, एनसीईआरटी की तो रिवीजन हो गई। बाकी अभी जो ये तुमको डिस्काउंट मिला है कि पूरा मैंने तुमको जो डिटेल्ड नोट्स दिए हैं वो नोट्स पढ़ो, उसमें कुछ क्वेरीज है तो पूछो, वीडियोज भी देख सकते हो। ये जो तुम्हारे पास सुविधा अवेलेबल है, ये सुविधा उस टाइम पे अवेलेबल नहीं रहेंगी। आज 18 दिन और 10 चैप्टर है, तब 40 चैप्टर रहेंगे सिर्फ बायो के, फिजिक्स केमिस्ट्री के अलग, और दिन 60 ही रहेंगे। मार्च में बोर्ड की एग्जाम खत्म होती है, मई महीने में नीट होती है, 60 से भी कम ही दिन होते हैं, तो उतना समय अपने पास नहीं होता है रिवाइज करने का। तो उस समय अपने को सिर्फ डिटेल्स रिवाइज करने की जरूरत पड़नी चाहिए, कंसेप्ट रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कंसेप्ट अलग चीज है, डिटेल्स अलग चीज है ना। अब पैंक्रियाटिक जूस बड़े लेवल का डाइजेशन करता है और इंटेस्टाइनल जूस छोटे लेवल का डाइजेशन करता है, ये कंसेप्ट है। अब तुम बोलोगे कि सर मेरे को वो नहीं समझ में आ रहा है कि पैंक्रियाटिक जूस का काम क्या और इंटेस्टाइनल जूस का काम क्या है, तो फिर नहीं हो पाएगा भाई नीट के पहले। ऐसे छोटी मोटी चीजें वो तो याद रहनी चाहिए, याद क्या मतलब याद रखना ही नहीं है, वो तो कॉमन सेंस है, वो तो कंसेप्ट है। हाँ, रिवाइज तुम क्या कर सकते हो कि भाई पैंक्रियाटिक लाइपेज को स्टिप्सिन बोलते हैं, ये डिटेल हो गया, ये इंफॉर्मेशन हो गई, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन अलग चीज है, कंसेप्ट अलग चीज है। तो कंसेप्ट रिवाइज करने का समय नहीं मिलता है, कंसेप्ट रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं। कंसेप्ट्स को 2 साल रिवाइज करते रहना, एग्जाम के पहले तुम कंसेप्ट रिवाइज नहीं कर पाओगे, उतना समय नहीं मिलेगा। सर मेरे को समझा ही नहीं है, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं रहेगा उस टाइम पे, समझा ही नहीं है के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। नीट के एक महीना पहले, नीट के पहले तुमको क्या करना है, समझा मेरे को सब है, लेकिन अभी एग्जाम्पल्स याद करने हैं। तुम नीट के 1 महीना पहले सोचोगे कि सर वो एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया है वो पढ़ाओ ना, वो कॉर्डेट मतलब क्या रहता है और सिलोम मतलब क्या रहता है, नोटोकॉर्ड मतलब क्या रहता है, मैं तो पढ़ा दूंगा, मेरे को क्या है, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मैं तो पढ़ा दूंगा। लेकिन तुम्हारा उसमें 1-2 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। नोटोकॉर्ड क्या है और सिलोम क्या है अगर पढ़ते बैठोगे तो तुमने करना क्या चाहिए एक्चुअली कि मेरे को नोटोकॉर्ड क्या है ये पता है, सिलोम क्या है ये भी पता है, सब कंसेप्ट मेरी क्लियर है, मेरे को बस एग्जाम्पल्स याद करने हैं। लोलीगो मतलब स्क्वीड, डेविल फिश मतलब ऑक्टोपस, डेंटेलियम मतलब टस्क शेल, एस्टेरियास मतलब वो अपना सी स्टार, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी मेरे को एग्जाम्पल्स याद कर रहे हैं, दैट इज फाइन। एग्जाम्पल्स रिवाइज करने को कितना समय लगेगा, 15 मिनट 20 मिनट। लेकिन तुम अगर बोलोगे कि मेरे को अभी नोटोकॉर्ड क्या है यही नहीं समझ में आ रहा है, यही नहीं पता, उसके लिए कितना समय लगेगा, 1.5 घंटा। समझे ना बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं। तो कंसेप्ट्स, और कंसेप्ट कोई भूल कैसे सकता है, क्योंकि वो तो कंसेप्ट है, वो तो अंडरस्टैंडिंग की चीज है, वो याद रखना ही नहीं है। तो जब याद ही नहीं रखना है तो भूलोगे कैसे। तो कंसेप्ट रिवाइज करने का समय आज तुम्हारे पास है, क्योंकि 18 दिन में सिर्फ 10 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, नीट के पहले नहीं रहेगा। तो आज के लिए, इस बार के लिए, क्यूमुलेटिव के लिए मैं तुमको बताऊंगा कि तुम मेरे पूरे नोट्स रिवाइज करो। एनसीईआरटी पढ़ना हो सके तो एनसीईआरटी पढ़ो, किसी चीज का वीडियो देखना होगा फिर से तो वीडियो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी समय है। लेकिन ये तरीका हमेशा के लिए नहीं है, ये सिर्फ इस बार की क्यूमुलेटिव के लिए है।
अगली बार की जब क्यूमुलेटिव्स होगी तो सिलेबस और बड़ा बड़ा होते जाएगा, और हम लोग क्या करेंगे ना, तुमको टाइम भी कम देना शुरू करेंगे कुछ टाइम के बाद। 11th वालों ऐसी इतनी बड़ी बड़ी क्यूमुलेटिव्स लेंगे और टाइम बहुत कम देंगे, बताएंगे कि 5 दिन के बाद बड़ी वाली क्यूमुलेटिव है, करो अभी क्या करते। तो ऐसा करेंगे जानबूझ के तुमको परेशान करने के लिए, ताकि तुमको सीरियसनेस समझे चीज़ों का कि अपने को हर बार इतना समय नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी के लिए वो स्ट्रेटेजी अपना लो पूरा रिवाइज करने की, लेकिन याद रखना कि हमेशा के लिए तरीका एप्लीकेबल नहीं रहने वाला। ठीक है, तो ये लिख लो, आज की तारीख 30 है ना। हाँ, ये आज का लेक्चर है, डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। इसको पॉज करके लिख लो, ये पेज नंबर 2, ये पेज नंबर 3, ये पेज नंबर 4। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं समझा होगा, कुछ क्वेरी होगी तो मैसेज करेंगे आज की आज। मिलते हैं अपन कल के क्लास में। गुड बाय।